हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रेजेंट समय में 11 ड्यूटीज़ हैं। स्टार्टिंग से हम पहले इसके थोड़े से फैक्ट पढ़ लेते हैं कि कब इनको जोड़ा गया कि और कहाँ कहाँ ये शामिल है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि इनको कहाँ से हमने अडोप्ट किया, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले ऐड थी, उसके बाद हमने इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमने रसिया यानी कि यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से अडोप्ट की हैं, एज इट इज़ नहीं, लेकिन वहाँ से इस प्रक्रिया को अपनाया गया। वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड थी, उसके बाद हमने भी इनको ऐड किया है बाद में। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में शामिल हैं, जो 1976 यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई है। 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तब इनको जोड़ा गया था। और इनकी रिकमेंडेशन है वो सरदार सरवण सिंह कमेटी है, उसके द्वारा की गई थी। और 1976 में 10 ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास 11 ड्यूटीज़ हैं। जो 11th ड्यूटी है उसको 86th अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, और जो इसकी रिकमेंडेशन है वो वर्मा कमेटी के द्वारा की गई थी। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो सबसे पहला जो हमारा मूल कर्तव्य है वो है कि हमें संविधान का पालन करें, और उसके जो आदर्श हैं, संस्था, राष्ट्रध्वज है और हमारे राष्ट्रगान है, उनका हमें आदर करना चाहिए। इसके बाद हमारी सेकंड जो ड्यूटी है वो है कि हमें कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कि जो हमारे राष्ट्रीय संघर्ष था, जो आज़ादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन थे, उनको जो प्रेरित करने के आदर्श हैं, उच्च आदर्श हैं, उन्हें हमें अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। इसके बाद थर्ड हमारे पास आती है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कि हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए। हमें बनाए रखें, ये हमारा मूल कर्तव्य है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये हमारी नेशनल फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो इसमें कहता है कि हमें भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। वो चाहे अलग अलग धर्म से हों, भाषा के आधार पर विभिन्न हों, वर्ग के आधार पर विभिन्न हो या क्षेत्र के आधार पर विभिन्न हो। और इसके अलावा हमें उन प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं। फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा है, बहुविवाह प्रथा है, पर्दा प्रथा है। ऐसी जो महिलाओं के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं, उनको हमें समाप्त करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। कि हमारी जो संस्कृति है, उसकी जो गौरवशाली परंपरा है, उसका महत्व हम समझें और उसको प्रिजर्व करें, उसका हम संरक्षण करें। इसके बाद है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो इसमें कहते हैं
कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करें और उसको बढ़ावा दें। प्राकृतिक पर्यावरण में जो फॉरेस्ट वन हैं, झीलें हैं, नदियां हैं और जो वन्य जीव हैं, और उनके लिए हम प्राणी मात्र में हमें दया भाव रखनी चाहिए। जो प्राणी वन्य जीव हैं उनके लिए दया की भावना हमें रखनी चाहिए। इसके बाद आता है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो कहता है कि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है हमें उसको, और हम अपना जो नॉलेज है हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए और सुधार की ओर बढ़ना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी चाहिए, सुरक्षित रखें हम उसे, और हिंसा से दूर रहें। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि जिन भी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, पार्क हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बस स्टैंड हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी जगह को हम सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखने का मतलब ये नहीं कि हमें और किसी से सुरक्षा करनी है, हमें सिर्फ खुद उसमें कोई भी ऐसी टेम्परेशन नहीं करनी है और हिंसा से हमें दूर रहना है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। इसमें कहता है कि व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधि से किसी क्षेत्र में एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता यानी कि अचीवमेंट प्राप्त करने का प्रयास करें, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, ताकि इससे हमारे जो राष्ट्र है उसको निरंतर विकास हो, उसका सम्मान बढ़े और उसकी उपलब्धियां बढ़ें। तो ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद जो 2002 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, तो इसमें कहा गया है कि हु इज़ ए पेरेंट और गार्डियन, कि जो कोई भी व्यक्ति पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, या उसका संरक्षक है, गार्डियन है, तो उसको अवसर प्रदान करना चाहिए एजुकेशन का उसके बच्चे को, जो 6 से 14 साल की उम्र के बीच हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारे पार्ट 4A में दी गई हैं। इसके बाद पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। जब इनको लागू करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस आती है कि मोरल इम्पोर्टेंस, ये हमारे नैतिक मूल्य हैं, नैतिक महत्व है इनका। क्योंकि हमारे इंडिया में है नैतिक चीज़ों पर बहुत सी हमारे जो मूल्य हैं उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और इनमें वही चीज़ें जोड़ी गई हैं जो नैतिकता के आधार पर पालन की जा सकती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि इनका इम्पोर्टेंस है कि हमारे इनका नैतिक महत्व है। इसके बाद पॉइंट आता है कि नॉन कंट्रोवर्शियल आइडियल्स, कि वे उन आदर्शों का वर्णन किया गया है, इनके ऊपर कोई भी विरोधाभास नहीं है। इसके बाद है कि लेकुना ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फुलफिल्ड, कि हमारे संविधान में जो कर्तव्यों के बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं किया गया था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लोगों को महत्वपूर्ण थी लेकिन उसको ऐड नहीं किया गया था, उन चीज़ों को भी इसमें ऐड किया गया है। जैसे हम पर्यावरण की रक्षा के बारे में या देश के हित के लिए हमारे प्रयासों के बारे में, इन सभी चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। जो संविधान में थोड़ी कमी थी उनको भी बदला गया है। इसके बाद क्या आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल हार्मनी, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें कहा गया है कि भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाना, और जो विभिन्नताएं हैं वो या भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र या वर्ग के आधार पर, इन सभी को दूर करें, इस भेदभाव को ख़त्म करने की बात कही गई है। तो ये सामाजिक भाईचारे समरसता को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद आता है कि पैरामीटर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये सिर्फ कुछ पुरानी बातें नहीं हैं, इसमें मॉडर्नाइजेशन की भी बात की गई है, जो साइंटिफिक व्यू की भी बात की गई है। हमें अपना साइंटिफिक व्यू रखना चाहिए और रिफॉर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसी बातें भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दी गई हैं।
इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके बाद आता है कि साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि जब हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहे होते हैं तो हम किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को भी बढ़ावा देते हैं। तो मोस्टली जब हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली ही फंडामेंटल राइट्स को भी प्रमोट करते हैं। और इसके अलावा कि व्यक्ति के विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है। इससे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है कि व्यक्ति इनको पूरा करने में, इनको बढ़ाने में काफ़ी प्रयास करता है। इसके बाद पॉइंट आता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। जिस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंस है उसी प्रकार से इसकी क्रिटिसिज्म भी है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि नॉन जस्टिसेबल, यानी कि इनके खिलाफ अगर इनका कोई पालन नहीं करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके ऊपर कोई भी किसी अदालत में इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं किया जा सकता, किसी भी दंड का प्रावधान नहीं है। इसके आगे पॉइंट आता है कि लैक ऑफ नेसेसरी ड्यूटीज़, कि कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जिनको ऐड नहीं किया गया है। जैसे हर प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, या प्रौढ़ शिक्षा है, इस प्रकार की ड्यूटीज़ को ऐड करना चाहिए था, उनको ऐड नहीं किया गया है। या फिर अपने माता पिता की सेवा करना, ऐसी ड्यूटीज़ को ऐड नहीं किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लैक ऑफ क्लियरिटी। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दी गए हैं, जैसे समरसता है, और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है, या फिर जो पब्लिक प्रॉपर्टी के जो प्रिजर्वेशन, सुरक्षा की बात की गई है, वो सुरक्षा किस प्रकार से करनी है। या फिर जब आह्वान की बात की गई है कि जब देश कॉल अपॉन नेशनल सर्विस के लिए जो आह्वान की बात की गई है, इन सभी चीज़ों को क्लियर नहीं किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी। प्रैक्टिकल यूटिलिटी का मतलब है कि इनको जब तक कोई भी फॉलो नहीं करेगा, जब तक वो उसको अडोप्ट तभी करता है जब उसको उसकी आवश्यकता, इम्पोर्टेंस, महत्व उसको समझ आता है कि हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंस है, तभी कोई भी व्यक्ति है वो तभी किसी चीज़ को फॉलो करता है, तब जब उसको इसकी इम्पोर्टेंस लगती है। तो उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि ना तो ये फोर्सेबल है, सिर्फ नैतिक आधार पर ही कोई व्यक्ति इनको फॉलो कर सकता है। इसके बाद आता है कि ओमिशन ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट है और व्यक्ति हैं, इनकी अलग अलग प्रकार की ड्यूटी होनी चाहिए। कि स्टेट की किसी भी ड्यूटी का इसमें वर्णन नहीं किया गया, किस राज्य को क्या करना चाहिए, ऐसी किसी भी बात को वर्णन इसमें नहीं किया गया। सिर्फ व्यक्ति के लिए ऐसी ड्यूटी का को दिया गया है। इसके बाद आता है कि सेपरेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनमें विरोधाभास भी उत्पन्न हो जाता है। तो इनके डिफरेंस कर दिया है, ये अलग अलग विभेद कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, लेकिन इनमें एक सिमिलरिटी भी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो फॉलो करता है तो वो किसी न किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का भी पालन कर रहा होता है। लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरी नहीं होती तो किसी न किसी का फंडामेंटल राइट है वो भंग होता है, तो इसने सेपरेशन कर रखा है जो इसी क्रिटिसिज्म में आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।